हेलो फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशंस एंड लॉन्ग टर्म डिप्रेशन। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी हाउ न्यूरॉन सेल्स इंक्रीज मेमोरी एंड हाउ न्यूरॉन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स। फ्रेंड्स, हम ये डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे कि न्यूरॉन सेल्स कैसे जो है वो आपस में कम्युनिकेट करता है और मेमोरीज को इंक्रीज करता है। और इन लास्ट हम देखेंगे कि हमें कौन सा फूड इनटेक करना चाहिए या कौन से फ्रूट्स इनटेक करना चाहिए जिससे हमारी मेमोरी जो है इंक्रीज हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टडी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले आपको थोड़ा एक कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे कि मानो यहाँ पे एक न्यूरॉन सेल ए है और दूसरा ए है, और जो ये दो दो न्यूरॉन सेल्स के बीच गैप है इसको बोलते हैं हम साइनेप्स या केमिकल साइनेप्स। फ्रेंड्स, मानो कि जो ये न्यूरॉन सेल्स है ये सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है और दूसरा न्यूरॉन सेल्स है ये वाला, ये सिग्नल रिसीव कर रहा है। तो जो न्यूरॉन सेल सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है उसको बोलते हैं हम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। और जो न्यूरॉन सेल सिग्नल को रिसीव कर रहा है उसको बोलते हैं हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ओके, सो फ्रेंड्स, जो ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है तो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, इसके पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास इसके रिसेप्टर होते हैं या आयन चैनल होते हैं। सो ये चीज हम जो है वो डिटेल में देखते हैं, ठीक है। ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। ये सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब कि इसके पास क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, इसके पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स है। जैसे कि एस्पार्टेट और ग्लूटामेट वगैरह, ये एमिनो एसिड्स है जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं। और जो ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है इसके पास AMPA रिसेप्टर है और NMDA रिसेप्टर है, इसी ही न्यूरो ट्रांसमीटर्स के। जो ग्लूटामेट न्यूरो ट्रांसमीटर है इसके ये दोनों रिसेप्टर है, AMPA भी और NMDA भी। और जो एस्पार्टेट एमिनो एसिड है या न्यूरो ट्रांसमीटर है एस्पार्टेट, इसका सिर्फ NMDA रिसेप्टर है। ओके, अब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लो कि यहाँ पे ग्लूटामेट रिलीज हुआ, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, तो ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया वैसे ही सोडियम आयंस की जो एंट्री होगी सेल के अंदर, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, ये लार्ज अमाउंट में सोडियम आयन क्या होगा, इनफ्लक्स होगा। लार्ज अमाउंट में सोडियम आयन जो है सेल के अंदर आएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि जहाँ पे मैग्नीशियम आयन है NMDA रिसेप्टर पे लगा हुआ है, यहाँ पे क्या करता है, ब्लॉक करता है अदर आयंस की एंट्री को, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, ये सोडियम आयन क्या करता है कि इस मैग्नीशियम आयन को यहाँ से डिस्प्लेस करता है या रिमूव करता है, ठीक है। अब इसने क्या किया, मैग्नीशियम आयन को यहाँ से रिमूव कर दिया। जैसे यहाँ से मैग्नीशियम आयन रिमूव हो गया वैसे ही यहाँ पे कैल्शियम आयन की एंट्री होती है, वो भी लार्ज अमाउंट में, बहुत ज्यादा कैल्शियम आयन जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर एंटर हो जाता है। अब जैसे ही कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये फर्दर कैलमोडलिन नाम के प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। कैलमोडलिन ये कैल्शियम आयन डिपेंडेंट प्रोटीन है, और एक कैलमोडलिन फर्दर CAM-K2 प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, CAM-K2 प्रोटीन को, ठीक है। जैसे ये CAM-K2 प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है वैसे यहाँ पे बहुत सारे जो है वो क्या बोलते हैं, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट के रिसेप्टर यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। जब ये रिसेप्टर बढ़ेंगे तो इनके बीच जो साइनेप्स है, केमिकल साइनेप्स है, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, बहुत ज्यादा साइनेप्सिस होगी न्यूरॉन सेल्स के बीच। तो फ्रेंड्स, ये था एक डिटेल मैकेनिज्म इसका लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन का। अब आई लॉन्ग टर्म डिप्रेशन। इसमें क्या होता है कि अगर मानो कि आपका फॉस्फेटेज एंजाइम एक्टिवेट हो गई, कौन सी, फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज एंजाइम, अगर ये एंजाइम एक्टिवेट होती है तो ये क्या करता है कि जो इसके बीच साइनेप्स है
वो साइनेप्स को वीक कर देता है। ये साइनेप्स को क्या कर देता है, वीक कर देता है। अगर साइनेप्सिस वीक होगी मतलब सिग्नलिंग वीक होगी तो ये जो ग्लूटामेट और एस्पार्टेट के रिसेप्टर है ये भी वीक हो जाएंगे। अगर ये सब वीक हो जाएंगे तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा और मेमोरी डेवलप नहीं होगी, मेमोरीज इंक्रीज नहीं होगी। अल्टीमेटली क्या होता है कि जितनी कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उससे ही मेमोरी जो डेवलप होगी, क्योंकि कैल्शियम आयन के थ्रू ही कैलमोडलिन एक्टिवेट हुई, फिर कैमके2 एक्टिवेट हुआ, फिर बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए। तो अल्टीमेट रोल क्या है, कैल्शियम का है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि हमें कौन सा फूड इनटेक करना चाहिए लार्ज अमाउंट में, या फिर जिससे कि मेमोरीज इंक्रीज हो जाए। हमें जैसे कि आपका मिल्क है, योगर्ट है, ऐसी चीज़ें हमें जो है वो ज़्यादा जो है इनटेक करनी चाहिए। और आपका वेजिटेबल्स आ गई, ठीक है, और ज़्यादातर फ्रूट्स आ गए। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और आपको पता है कि अगर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इससे हमारा क्या होगा, मेमोरीज जो डेवलप हो जाएगी इस मैकेनिज्म के थ्रू। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन एंड लॉन्ग टर्म डिप्रेशन। अगर आपको कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में जो क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स आप मुझे क्वेश्चन जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर सही लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।